मानव भूगोल की मूल विचारधाराओं में आज हम बात करेंगे निश्चयवाद की या नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, या इसको हम नियतिवाद भी कहते हैं, पर्यावरणवाद भी कहते हैं। तो बेसिकली नियतिवाद क्या है या निश्चयवाद क्या है? ये मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधाराएं हैं जिसमें मानव और प्रकृति की का जो संबंध है उसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और समस्त मानवीय क्रियाएं प्रकृति के अधीन ही हैं, अर्थात मानव प्रकृति का दास है या मानवीय जो क्रियाएं हैं उनको प्रकृति नियंत्रण करती है, पूर्ण रूपेण नियंत्रण करती है। अर्थात जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं, चाहे वो सामाजिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, या मनुष्य का खुद का शारीरिक गठन है, उसका भोजन है, उसके वस्त्र हैं, उसका आश्रय है, उसके व्यवसाय हैं, सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं प्रकृति की जो भौतिक दशाएं हैं, पर्यावरण की जो भौतिक दशाएं हैं, जिसमें उच्छावच, जलवायु, जलवायु में तापमान है, वर्षा है, वहाँ की मृदा है, मिट्टी या खनिज पदार्थों की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, या वहाँ के जीव जंतु, वो मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अर्थात मानव सिर्फ प्रकृति का एक सेवक मात्र है। इसको हम कहते हैं पर्यावरणवाद या नियतिवाद या निश्चयवाद। अगर हम देखें तो जो निश्चयवाद विचारधारा है ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। मानव सभ्यता के विकास के जो आरंभिक काल हैं, जब मानव ने किसी भी प्रकार की कोई वैज्ञानिक या तकनीकी विकास नहीं किया था, अर्थात जब मानव जीवन की जो समस्त क्रियाएं हैं वो प्राकृतिक तत्वों द्वारा नियंत्रित होती थी, या हम कह सकते हैं कि मानव प्रकृति की कृपा पर ही आश्रित था। सभी क्रियाएं मानव की, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, रहने का स्थान हो, कृषि हो, पशुपालन हो या आखेट हो, ये सभी क्रियाएं प्रकृति के अधीन हुआ करती थी। इसलिए मानव जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, चाहे वो ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप है, अतिवृष्टि है जिसमें बाढ़ आ जाती है, या अनावृष्टि है जिसमें सूखा आता है, तूफान है, साइक्लोन है, इन सब चीज़ों से डरा रहता था। अर्थात मानव प्रकृति की अवहेलना करके अपना जीवन निर्वाह सही ढंग से नहीं कर सकता था। अर्थात प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका प्रभाव मानव के जीवन पर और मानव की सभी क्रियाओं पर था। इसमें जो प्राचीन यूनानी और भारतीय विचारक हैं वो प्रकृति को सर्वोपरि मानते थे। अब हम अगर देखें तो ईसा से 4 शताब्दी पूर्व जो यूनानी विचारक हिपोक्रेट्स हुए हैं, उन्होंने बताया कि एशियाई लोग आराम पसंद हैं और यूरोपीय जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं। ये किस कारण से है कि इन दोनों क्षेत्रों की जो प्रकृति में पाई जाने वाली भिन्नता है, इसके कारण ये एशियाई लोग आराम पसंद हैं और यूरोपीय निवासी मेहनती हैं। इसी तरह से जो अरस्तु, ये भी प्रसिद्ध यूनानी विचारक हैं, अरिस्टोटल, इन्होंने भी मानव जीवन पर प्राकृतिक दिशाओं का प्रभाव का उल्लेख करते हुए लिखा है
कि यूरोप के अपेक्षाकृत अधिक ठंडे देशों के जो लोग हैं वो बहादुर हैं होते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि और तकनीकी कुशलता कम पाई जाती है। और क्योंकि वो बहादुर होते हैं, इसलिए वो दूसरों की तुलना में अधिक लंबे समय तक स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ठीक विपरीत जो एशियाई लोग हैं वो बुद्धिमान भी होते हैं, कुशल भी होते हैं, लेकिन उनमें आत्मशक्ति की कमी होती है और इसी कारण से वो स्थायी रूप से पराधीन या दास, अर्थात ये जो क्षेत्र हैं, मुल्क हैं, वो दूसरों के अधीन रहे हैं। लेकिन जो ये नियतिवाद और नव ये निश्चयवाद की जो परिकल्पना है, ये जो मूल विचारधारा है, ये इसका जो विकास है वो 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा संभव हुआ। जर्मन भूगोलवेत्ताओं में खास तौर पर जो हम्बोल्ट हैं, कार्ल रिटर हैं, वो मानते थे कि जो भौतिक पक्ष हैं अर्थात पर्यावरण है, वो मनुष्य की क्रियाओं को न केवल प्रभावित करता है, बल्कि जो मनुष्य की क्रियाएं हैं वो वहाँ के भौतिक पर्यावरण पर निर्भर पूर्णतः करती है। 19वीं शताब्दी में ही डार्विन की एक प्रसिद्ध पुस्तक आई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक में डार्विन महोदय ने पर्यावरण को जीवों के ऊपर रखा। अर्थात वो कहते हैं कि जीव अपने को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं। जो जीव अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं वे थोड़े समय पश्चात खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार सक्षम जीवों से ही जाति का विकास होता है। इसको उन्होंने कहा प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। और उस समय के जो डार्विन के विचार थे उनसे जर्मन भूगोलवेत्ता बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने भी प्राकृतिक शक्तियों की प्रबलता पर जोर दिया और प्रत्येक मानवीय पक्ष को पर्यावरण का परिणाम सिद्ध करने का प्रयास किया। अर्थात उन्होंने कहा, खास तौर पर इसमें जो बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं वो हैं फ्रेडरिक रैटजेल। इन्होंने मानव भूगोल को एक भूगोल की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया और इन्होंने डार्विन के विकासवाद को और खास तौर पर प्राकृतिक पर्यावरण को प्रमुखता प्रदान की। ये कहते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो पर्यावरणीय दशाओं के कारण ही भिन्न भिन्न है। वे क्षेत्र जहाँ पर भौगोलिक कारक मानव के बसाव के लिए उपयुक्त हैं वहाँ मानव बसाव है, और वे क्षेत्र जो अत्यधिक शीत हैं, अत्यधिक गर्म हैं, वे क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो मानव विकास को या मानव बसाव को नहीं होने देता। इन्हीं की एक छात्रा हैं जो कि प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलविद हैं, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल। वो रैटजेल की शिष्या थी और इनसे भी एक कदम आगे थी, निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, जो कि 1911 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। ये अपने गुरु से भी 2 कदम आगे निकली। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुमारी सेम्पुल
कठोर नियतिवाद की अनुयायी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में यहां तक लिखा कि मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। दिस मीन्स not merely that he is a child of the earth, dust of her dust, but that the earth has mothered him, fed him, set him tasks, directed his thoughts, confronted him with difficulties that have strengthened his body and sharpened his wits, given him his problems of irrigation and navigation, and at the same time whispered hints for their solution. She has entered into his bone and tissue, into his mind and soul. अर्थात अगर हम इसको हिंदी में कहें तो मानव भूतल की उपज है, और इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है, बल्कि उसकी मिट्टी की धूल है। पृथ्वी ने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके कार्य निर्धारित किए हैं, उसके विचारों को दिशा प्रदान की है, उसके सम्मुख कठिनाइयां उत्पन्न की हैं, जिससे उसके शरीर को शक्तिशाली और उसकी बुद्धि को तीव्र बनाया है। उसको सिंचाई और नौकायान की समस्याएं प्रदान की हैं, जिससे और इसके साथ ही उनके समाधान के लिए संकेत बता दिया है। वह उसकी हड्डी और उत्तक में, उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट है। अर्थात जो पर्यावरण है मानव के कण कण में बसा हुआ है। इसके आगे भी उन्होंने लिखा है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन्हें प्रकृति ने या पर्यावरण ने मजबूत पैर दिए हैं ताकि वो ढाल पर आसानी से चढ़ सकें, और जो समुद्र तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें कमजोर और शिथिल बनाया है, लेकिन उनकी जो छाती और भुजाएं हैं वो विकसित हैं। क्यों? ताकि वो नौकायान कर सकें, नाव को संभाल सकें। तो इस प्रकार जो मिस एलन सेम्पुल हैं उन्होंने मनुष्य के शारीरिक गठन, कार्य कुशलता और इसके जो अलग अलग मानवीय क्रियाकलाप हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, उनको प्राकृतिक पर्यावरण का ही प्रतिफल बताया है। इसी प्रकार से अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन थे, वो भी नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। वे भी जो पर्यावरणीय कारक हैं या भौतिक तत्व हैं उनको सर्वोपरि मानते थे, और हंटिंगटन महोदय मानते थे कि मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर जलवायु की अनिवार्यता है, अर्थात जलवायु उसको शेप करता है। एक तो वो कहते हैं समाज पर्यावरण की देन है, सोसाइटी इज फैशन्ड बाय एनवायरमेंट। तो इस तरह हम देखते हैं कि पर्यावरण, ये निश्चयवाद जो विचारधारा है उसमें पर्यावरण मानव के ऊपर है, पर्यावरण ही मानव का, या आप कह सकते हैं कि इसके अनुसार मानव प्रकृति का दास है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे 19वीं शताब्दी का अंत हुआ और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये देखने को मिला कि समान भौतिक परिस्थिति वाले जो अलग अलग प्रदेश हैं वहाँ पर मानवीय समुदाय के जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य क्रियाकलाप या उनका विकास एक समान रूप से नहीं हुआ। उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो पूरे के पूरा जो टुंड्रा प्रदेश है, हालांकि वहाँ की जलवायु जिसमें तापमान, वर्षा की मात्रा, वहाँ उच्छावच, मिट्टी, अर्थात जो प्राकृतिक प्रदेश हैं प्रकृति के अनुसार, तो वहाँ दशाएं एक जैसी मिलती हैं। लेकिन जो ग्रीनलैंड के एस्किमो हैं वो यूरेशिया के याकूत या समायोद जनजातियों से अधिक विकसित हैं।
इसी प्रकार से जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं, खास तौर पर जो अफ्रीका का कांगो बेसिन है, वहाँ के लोग दक्षिणी अफ्रीका के जो अमेजन बेसिन के लोग हैं उनसे कम विकसित हैं। तो इसी प्रकार से एक जैसी भौगोलिक या भौतिक दशाएं होने के बावजूद भी विभिन्न महाद्वीपों के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वहाँ पर भी मानव जीवन में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इससे पता लगता है कि पूर्णतः मानव की जो जितनी भी क्रियाकलाप है वो पूर्णतः मान पर्यावरण के द्वारा निर्धारित नहीं है। इसी प्रकार से मानव ने जो भूतल पर बागान बनाए हैं, नगरों का विकास किया है, ग्राम बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, रेलवे लाइनें बनाई हैं, कारखाने, खदानें, अलग अलग जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो किसका है? प्रकृति प्रदत्त नहीं है, वो मानव की अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। अर्थात भूतल पर इस तरह की असंख्य ऐसी वस्तुएं विद्यमान हैं जो मानव निर्मित है या मानव के द्वारा संशोधित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव प्रकृति संबंध की व्याख्या में मानव जो प्रयत्न है, प्रयास है, उनकी पूर्ण उपेक्षा करना अनुचित है। तो इसी को लेकर 20वीं शताब्दी में जो नव निश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की परिकल्पना आई, विचारधारा आई, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। धन्यवाद।